चलो हेडिंग डालो, केमिकल बॉन्डिंग, राइट। अब थोड़ा ध्यान से समझो, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एटम होता क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे है, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में कैसे एनर्जी लगेगी, उसका क्या ट्रेंड होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सिग्मा क्या है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने देखा था। सो इन सारी मतलब एटम पढ़ने के बाद एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो एटम नेचर के अंदर इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप नॉर्मल हाइड्रोजन एटम की बात करो तो H कभी नहीं मिलता है, नेचर में क्या मिलता है H2। लिथियम कभी नहीं मिलता, बल्कि लिथियम सॉलिड फॉर्म में मिलता है। खूब सारे एटम लिथियम के ऐसे 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 क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं, है ना। वहीं आप बात कर लो किसका, कार्बन का, तो कार्बन के आपको मालूम है एलोट्रोपिक फॉर्म आते हैं बेटा, डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड फुलरीन भी। तो इसके अंदर भी कार्बन 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 आपस में कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब कि एटम इंडिपेंडेंट फॉर्म में स्टेबल नहीं होता होगा, इसीलिए शायद वो कंबाइन कर रहा है। तो नेचर में क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो नेचर ने ब्लेस किया हो कि नहीं भाई तुम एटॉमिक फॉर्म में भी जिंदा रह सकते हो। तो यस वी हैव, कौन से हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ सिर्फ यही ऐसे एलिमेंट्स है बेटा जहां पे आपको एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस मिलता है, राइट। तो इनको अगर हम छोड़ दें, ये बिल्कुल वीआईपी केस हो गए, इनको अगर हम हटा दें तो सारे एटम कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या रीजन होगा इनके कॉम्बिनेशन का, नेचुरली ज्यादा स्टेबल होगा। भाई HNH दो हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट गैस फॉर्म में रहे, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी शायद H2 के अंदर रहती होगी, इसीलिए वो कंबाइन कर रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके ऐसा सोचा गया कि इसका मतलब ये है कि बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी आती है। सो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, टू गेन स्टेबिलिटी। लिखो, most of the atom do not exist in the nature in independent form. Most of the atoms do not exist in nature in independent form. Do not exist in nature in independent form. मतलब atomic form. Understood ना? They combine either by themselves or with the other atoms to form different compounds. They combine either with themselves और विथ अदर्स, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करके H2O बना सकता है। सो दे ईदर कंबाइन विद देमसेल्फ, खुद से कॉम्बिनेशन करके H2 बन सकता है, या तो फिर दूसरों से कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू एटम कंबाइन, व्हाई डू एटम कंबाइन, टू गेन स्टेबिलिटी। लिखो, एटम कंबाइन टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। मतलब आप ऐसे दिखा लो कि इससे एनर्जी रिलीज होगी, इसका डेल्टा एच क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अब मैं इसको दिखाता हूं इस फॉर्म में। देखो, जहां पे अभी मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन, ये आर है। आर का मतलब इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, और ये मैं यहां दिखा रहा हूं। तो मैं बहुत दूर आर के बारे में अगर मैं बात करूं, इन्फाइनाइट, कहने का मतलब दो एटम बहुत ज्यादा दूर है, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन होगा नहीं। तो उसी जगह को मैं रेफरेंस मान ले रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो।
अब जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे तो आपको मालूम है कि भाई एक हाइड्रोजन के अंदर यहाँ प्रोटॉन है, इधर प्रोटॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा, बोलो। और साथ में प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग में इनका अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करता है, तभी तो वो नजदीक आके कंबाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इनफाइनाइट पे मैं जीरो लूंगा, और जैसे जैसे मैं नजदीक आ रहा हूं वैसे वैसे मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, ये एक दिमाग में सेट कर लो। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। उनको नजदीक लेके आ रहे हो, उनकी एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक मोमेंट आएगा जब ये एक दूसरे से ओवरलैप कर चुके होंगे, यानी यहां प्रोटॉन, यहां प्रोटॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, ये कंबाइन कर चुके। अब इसके बाद आप फर्दर पुश करने की कोशिश करोगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अब इतने नजदीक हैं कि अब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेगा। कहने का मतलब ये वो पॉइंट है जिसको मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहा हूं। मतलब इस पे आकर के अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो चुकी हैं, जिसको पोटेंशियल एनर्जी के कर्व में हम ऐसे दिखाते हैं। है ना? ये थोड़ा सा अच्छा सा कर्व दिखना चाहिए यहाँ पे। यस, इज बेटर, है ना? तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? हाँ जी, बिल्कुल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट, या यूं कह लो इस पॉइंट पे ही नेट फोर्स क्या है? जीरो। अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों क्या हो गए। और यहां से जो ये लेंथ है, ये जो आर नॉट है या एल नॉट है, यही आर नॉट इनके बीच का डिस्टेंस है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यही क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का आप ग्राफ बना लेना। इनफाइनाइट पे ये जीरो होगा। व्हाट इज आर हियर? इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने एग्जांपल आपको किसका लिया? हाइड्रोजन का। किसका? H2। तो यहां से शुरू करना, इसको लिखो, ये लिखो, अट्रैक्शन रिपल्शन दिखाओ, फिर ये ग्राफ बनाओ। कर लिया? अगर आप इसको यहां पे दिखाना चाहते हो तो ये स्टेज को ऐसे दिखा सकते हो आप कि दिस इज सिंपली द स्टेज जहां पे एटम कंबाइन कर चुके हैं ना। ये कंबाइन कर, दिस दिस डिस्टेंस इज आर नॉट, और यहाँ पे क्या है? ये बहुत दूर है। तो ये बेसिकली एटम जब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो उसमें एनर्जी चेंजेस कैसे हो रहे हैं, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई बॉन्ड एनर्जी कितना आएगा, तो नहीं बता दोगे? सिंपल है, बॉन्ड एनर्जी कितनी आएगी? जितना एनर्जी ये लो हुआ है यहां से यहां तक, यही तो बॉन्ड एनर्जी। अगर आपको सेपरेट करना है वापस से तो इनको इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो ये एटॉमिक फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर?
तो ये अभी तक हमने जो पिक्चराइजेशन किया, दिस वाज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंसेप्ट या थर्मोडायनेमिक पिक्चर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर भी है बॉन्ड का? क्या भाई इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं? तो आखिर अगर हो रहे हैं तो वो कितने टाइप के हो रहे हैं? तो उसके हिसाब से हम लोग अभी बॉन्डिंग का क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ओके, ट्रांजेक्शन के हिसाब से। देखो अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर कभी ये पूछे आपसे कि बॉन्ड है क्या, राइट राइट, अगर आपसे पूछे कि ये बॉन्ड है क्या, ये जो यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा रखा है, बॉन्ड क्या होता है, तो आप अभी क्या समझे हो? व्हाट इज बॉन्ड? इज सिंपली अ फोर्स ऑफ, इजंट इट? तो ये बात लिखो, अ केमिकल बॉन्ड, a chemical bond is simply a force of attraction. A chemical bond is simply a force of attraction which holds different atoms or ions together in a molecule or compound. Which holds atoms or ions together in a molecule or compound. Together in a molecule or compound. Understood? ना? अभी मैं क्लासिफिकेशन किसका करने जा रहा हूं? बॉन्ड का, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, ओके। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो भाई अगर इस बॉन्ड को देखा जाए तो मेनली बेटा, ऐसे अगर मैं पूरा क्लासिफिकेशन करूं तो इसमें बोलते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग, एंड दूसरा आता है सेकेंडरी बॉन्डिंग, है ना। अब ये प्राइमरी बॉन्डिंग के अंदर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो हमारे पास आते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इधर आता है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट में भी देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसके अंदर हम बोलते हैं सिंपल कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं या डेटिव जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या फिर डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, बहुत सारे नाम है ना। और ये जो सेकेंडरी बॉन्डिंग है ना, ये बेसिकली मॉलिक्यूल बनाने के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, H2 बनता है, तो इसमें जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? तो आपका आंसर होगा प्राइमरी बॉन्डिंग। तो फिर सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या होता है? सेकेंडरी बॉन्डिंग का मतलब एक बार हाइड्रोजन बन गया, दूसरे हाइड्रोजन से ये किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, ये है सेकेंडरी बॉन्डिंग। तो मतलब सेकेंडरी बॉन्डिंग, इसीलिए इसका नाम ही सेकेंडरी बॉन्डिंग, कहने का मतलब दिस इज मच वीकर एज कंपेयर टू द प्राइमरी बॉन्डिंग, मच वीकर एज कंपेयर टू प्राइमरी बॉन्डिंग। अब इसके नाम अगर मैं आपको सुनाऊं तो क्या क्या है? बहुत सारे नाम आते हैं। डाइपोल, डाइपोल, इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ना, फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल,
आयन डाइपोल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट में कौन सा है, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम वॉन डेर वाल के नाम से भी जानते हैं। नोटेड। प्राइमरी बॉन्डिंग एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग, तो ये है पूरा लेआउट। ओके, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक एंड सेकेंडरी। तो सबसे पहले हमें प्राइमरी बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करना है। ये तो एकदम लास्ट में आएगा, जब हम सारा स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सीख चुके होंगे तो मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। सो भाई देखो, 3 कैटेगरी की चीजें बनाई गई हैं, अब बात समझना। आयनिक बॉन्ड किसके लिए? तो जैसे आपके पास NaCl कंपाउंड है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये आयनिक हो गया। कोवलेंट किसके लिए? तो भाई जैसे H2 है, ये कोई आयन थोड़ी ना है, H and H आपस में कंबाइन किए, शेयरिंग हुई है, यहां ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये प्लस और माइनस बन गए, यहां कंप्लीट शेयरिंग हुई है। अब ये 2 कैटेगरी के अलावा एक तीसरी कैटेगरी आती है मेटालिक बॉन्डिंग, और उसको अलग से डिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कोवलेंट की कैटेगरी में रखता तो कोवलेंट मॉलिक्यूल मोस्टली नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक ऑल्सो नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, पानी में डाल दो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो भाई इनकी जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ना तो वो कोवलेंट मॉलिक्यूल से मिलती है, ना तो वो इनसे, कुछ समझ नहीं आया क्या नाम रखे, तो नाम ही रख दिया, मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बड़ा स्पेशल है, नाम उसका मेटालिक बॉन्डिंग डाल दो। तो ये बड़ा स्पेशल सेगमेंट है, इसके अंदर क्या लिखोगे, फॉर मेटल्स ओनली। है ना? अब देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी कोवलेंट एंड आयनिक से बिल्कुल अलग होती है। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl का क्रिस्टल ले लो बड़ा सा, उसकी हैमरिंग करो पूरा बिखर जाएगा, ब्रिटल होते हैं। वहीं लोहे का टुकड़ा लेकर के हैमरिंग करते जाओ, फैलता चला जाएगा, मैलिएबल, डक्टाइल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती है ना इसकी, है ना? तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो इतनी यूनिक है कि वो इन दोनों की कैटेगरी में कहीं फिट नहीं होता। ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के एग्जांपल्स हैं, एक में पूरी शेयरिंग है, एक में पूरा ट्रांसफर, है ना? तो इनकी बॉन्डिंग को हम एडवांस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का। पुराना एक मॉडल है जो कि कंसिडर नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, उसको हम नहीं करेंगे। सो नाउ आप हेडिंग डालो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। भाई आयनिक बॉन्डिंग क्या है, लिखो। Ionic bond is a pure electrostatic attraction. Ionic bond is a pure electrostatic attraction between positively charged and negatively charged ions. Is a pure electrostatic attraction between positively charged and negatively charged ions. ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं। ध्यान रखना, कोई ओवरलैप नहीं होता है इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पॉजिटिव पार्टिकल हो एक नेगेटिव पार्टिकल हो, तो कौन सा फोर्स लगता है इनके बीच में, कूलम्ब फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भाई। तो बस यही फोर्स ही इसका बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अब आता है बात कि सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्रिएट कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो, आयंस आर क्रिएटेड
by complete transfer of electron. Ions are created by complete transfer of electron. अब आते हैं इनके बीच में बात करते हैं कि भाई ये जो आयनिक कंपाउंड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अभिषेक बताओ कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की। हाँ, सबसे पहला तो ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं है बेटा। अगर आप NaCl लिखते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अकेला है, ये सॉलिड लिखा जाता है हमेशा इसके बगल में। क्यों? क्योंकि प्लस के बगल में माइनस, उसके बगल में प्लस, फिर माइनस, मतलब ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर की तरह एग्जिस्ट करते हैं, कोई आइसोलेटेड या डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता है। हाँ जी बिल्कुल। So all the ionic compound are solid in nature। लिखो, आयनिक कंपाउंड कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। दे विल ऑलवेज बी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ देयर crystalline structure, na? Because every cation is surrounded by many anions and every anion is surrounded by many cations. तो अंडरस्टूड ना, है ना? इसलिए कभी NaCl को मॉलिक्यूल नहीं बोलते। देखो H2O को भी से मॉलिक्यूल, H2O is a molecule, ammonia is a molecule, but NaCl is not a molecule, it's a formula unit। फॉर्मूला यूनिट है ऑफ अ लार्ज क्रिस्टल, उसमें सोडियम एंड क्लोरीन के रेशियोज क्या है बस उसी को डिपिक्ट करता है। क्लियर? अच्छा भाई, तो पहला ये सॉलिड स्टेट में। दूसरा, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आप यहाँ पे NaCl है, इधर तार लगा दो, प्लेट्स लगा दो, बैटरी से जोड़ दो, आप सोचो यहां से करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। कब करेगा भाई? जब इनके आयंस को आप मूवमेंट की फ्रीडम दोगे, और मूवमेंट की फ्रीडम कब आती है? जब इनको पानी में घोल देते हैं, या फिर इनको इतना गर्म कर दो कि मोल्टेन स्टेट में आ जाए, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, तो इनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा, दे कैन मूव फ्रीली। सो लिखो, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, but they will conduct electricity in molten and in aqueous solution। in molten form, and in aqueous solution। अंडरस्टूड? और खास बात क्या है कि भाई आयनिक कंपाउंड को आप कभी भी कितना भी एफर्ट लगा लो, आप उनको नॉन पोलर चीजों में घोल ही नहीं सकते हो। जैसे मान लो एक जगह मैं ले लूं कि एक मेरे पास लिक्विड है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मेरे पास लिक्विड है। अब इसके अंदर मैं सोचूं कि NaCl का एक क्रिस्टल ले लिया और इसको मैं ऐसे डिप कर दूं और 2-4 घंटे तक ऐसे स्टर कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, कुछ भी कर लो, NaCl कभी इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। सो दे ओनली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। लिखो, ionic compounds are soluble only in polar solvent। ionic compounds are soluble only in polar solvent। ionic compounds are soluble only in polar solvent। अच्छा, और एक चीज जो इनको कोवेलेंट से अलग बनाती है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो है ही, जो इनको अलग बनाती है वो है बेटा कि आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर इधर से आएगा क्या तभी अट्रैक्शन होगा? ऊपर से आएगा तो क्या अट्रैक्शन नहीं होगा? लेफ्ट से आएगा तो क्या अट्रैक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, जिधर से भी आया फिजिकल टू K Q1 Q2 by R। तो मतलब आयंस कैन अप्रोच फ्रॉम एनी डायरेक्शन, कोई इसमें डायरेक्शन का स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये बात लिख लो, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर।
Ionic bonds are non-directional in nature. Ionic bonds are non-directional in nature. Understood? Ionic bonds are non-directional in nature. Ionic bonds are non-directional in nature. Next. तो अब देखो मैं एक थियरी लेता हूं, बॉर्न हैबर साइकिल, जिसके अंदर ना एलिमेंट से आयनिक कंपाउंड तक के जर्नी में कितने डिफरेंट एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, उनको कंसीडर करते हुए उनमें रिलेशन भी देखना है। जैसे लिखो बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल बताओ, सोडियम नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा एलिमेंटल फॉर्म में, Na सॉलिड। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, Cl2 गैस। ये सुनो, हाँ हेबर्स प्रोसेस है बाबा। चलो देखो Na+C, ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड। और इससे जो एनर्जी चेंजेस है ना बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डेल्टा H नॉट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, डेल्टा H नॉट F ऑफ NaCl सॉलिड। देखो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मतलब कि भाई कभी भी ये टर्म आ जाए ना और यहाँ नॉट लगा हुआ है तो इसलिए स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो कभी भी ऐसे लिख करके आ जाए डेल्टा H नॉट F ऑफ एनीथिंग, इसका मतलब होता है कि उस कंपाउंड के 1 मोल को आपको बनाना है। जैसे यहाँ NaCl था तो मेरे को NaCl 1 मोल बनाना है। कहां से बनाना है, उसके अंदर जो भी एटम्स आपको दिख रहे हैं उन एटम के एलिमेंटल फॉर्म से। और एलिमेंटल फॉर्म में भी ऐसा नहीं कि आप गैस ले लो, जिस भी फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करते होंगे एलिमेंटल फॉर्म में। जैसे इनमें 2 एटम है तो क्लोरीन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl2 के फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो इसलिए मैंने Cl2 गैस लिखा। सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में, इसलिए मैंने सोडियम सॉलिड लिखा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से जितना भी इंथैल्पी चेंज होगा या जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछूं कि मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को Al2O3 लिखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कैसे लिखना पड़ेगा कि भाई एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर कंबाइन किए हैं, तो एल्यूमिनियम नेचर में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाँ जी ये सॉलिड। ऑक्सीजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो O2 गैस। अब देखो इसको चेंज मत करो, इसके नंबर से, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन के नंबर से यहाँ के नंबर्स को आप एडजस्ट करो, क्योंकि इसका 1 मोल ही बनना चाहिए। दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड। The enthalpy change associated with the formation of 1 mole of the particular compound from their constituent elements, जो भी इसके अंदर आपको स्पीशीज दिखाई दे रहे हैं उनके एलिमेंटल फॉर्म से, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो एल्यूमिनियम को सॉलिड किया, इसको यहाँ तो यहाँ 2 कर दूंगा, इसको बैलेंस करना है तो 3/2 कर दूंगा। इससे रिलेटेड जितनी भी एनर्जी चेंज होगी उसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, Al2O3 सॉलिड। दैट्स हाउ आई कैन राइट। सो अभी मैं
यही इसी पे ही डिस्कशन है पूरा बॉर्न हेबर साइकिल का, तो मैं सिर्फ यही देखूंगा, अभी इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो, तो हमारा अभी एट द एंड हमारा क्या एम है अभी कि भाई मेरे को NaCl सॉलिड बनाना है। NaCl देखो, अब इनके पूरे फॉर्म को देखो आप। सोडियम सॉलिड क्या है, तो सबको मालूम है सोडियम सॉलिड का मतलब कि भाई सारे एटम क्लोजली पैक्ड होंगे, ये है हमारा सॉलिड। गैस का फॉर्म, अब इसका मतलब है कि भाई Cl आपस में डायटोमिक फॉर्म में दूर दूर रह रहे होंगे। भाई इतना नजदीक नहीं है, मेरे को मजबूरी है, इतना स्पेस दिखा नहीं सकता मैं बोर्ड के अंदर, बट दे आर फार अपार्ट, much far as compared to the spaces I have shown here, right? Similarly, NaCl is an ionic cluster, plus and minus, positive and negative, positive and negative, and again यहाँ negative and again यहाँ positive, negative, positive, negative and positive. Similarly यहाँ positive and ये चलता रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही आप अपने नोटबुक में दिखाओगे भी कि हमें यहां से इधर पहुंचना है, ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो क्या करें, तो मैं एक एक चीजों को पकड़ के लेके चलता हूं। भाई सोडियम को मेरे को Na+ तक लेके जाना है, और क्लोरीन को मेरे को कहां तक लेके जाना है, Cl- तक, और फिर उनको कंबाइन करा देना है, तो ये बन जाएगा। तो चलो देखते हैं, बताओ भाई सोडियम सॉलिड से सबसे पहले सोडियम गैस में जाना पड़ेगा मेरे को। बताओ, ये सॉलिड है, गैसियस फॉर्म का मतलब क्या है कि भाई एटम्स आर वेरी फार अपार्ट, बहुत दूर। बताओ, यहां से यहां जाने के लिए क्या एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, बिल्कुल देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी, सॉलिड को गैस में जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इससे रिलेटेड जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि सब्लिमेशन एनर्जी। अच्छा, क्या एनर्जी देनी पड़ रही है, बिल्कुल सर। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। जब भी आपको सिस्टम में एनर्जी देनी पड़े तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब मेरे को बताओ, सोडियम गैस से मैं कहा जाऊंगा, Na+, गैस के फॉर्म में, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे को पहुंचना कहां था, यहां तक, प्लस तक पहुंच गया। ध्यान देना, यहां पे मैंने गैस लिखा है। अब सोडियम गैसियस स्टेट से सोडियम प्लस गैसियस स्टेट तक जाने में क्या एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, बिल्कुल। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर, IE। ये सुनो, चलो, तो सोडियम तो हमारा प्लस तक पहुंच गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। बताओ, क्लोरीन को मेरे को सबसे पहले कहां पहुंचना है, Cl गैस। ये ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, मेरे को सिर्फ क्या करना है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए मेरे को क्या करना है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो बताओ भाई, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये कहीं पे दिखा लेना तुम लोग। क्लोरीन एंड क्लोरीन को अगर मैं यहां ब्रेक करूं ये बॉन्ड, तो कितनी एनर्जी लगेगी, बॉन्ड एनर्जी। उससे कितने मोल क्लोरीन मिलेंगे मेरे को, 2 मोल क्लोरीन गैस। ये सुनो, लेकिन अगर मेरे को 1 मोल चाहिए, तो भाई 2 मोल बॉन्ड एनर्जी देने से 2 मोल मिल रहा है। 2 मोल लेने के लिए मेरे को बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी है, तो 1 मोल के लिए बॉन्ड एनर्जी बाई 2। तो यहां हम इसलिए लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे हाफ कर लेते हैं, चलेगा, समझ आया? क्योंकि मेरे को क्लोरीन कितना चाहिए था, 1 मोल। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट बेटा, अब क्या क्या क्लोरीन से काम चलना है, नहीं भाई, मेरे को तो Cl- तक जाना है। तो बताओ, क्या अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, अगर उसको ये एक्सेप्ट करे तो क्या बन जाएगा, ये Cl- गैस। मेरे को बताओ, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसका भी डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कितने लोग कह रहे हैं आप सर फॉर्चुनेट इनफ हो कि ये नेगेटिव है, क्योंकि एफिनिटी डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सारे एटम का पॉजिटिव नहीं होता है। सारे एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, याद करो, नोबल गैस, दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इवन नाइट्रोजन जैसा एलिमेंट, वो भी इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम फॉर्चुनेट है कि क्लोरीन हमने लिया है, इसलिए यहां डेल्टा एच नेगेटिव है, हर बारी हो ये जरूरी नहीं। अच्छा, अब ये दोनों गैसियस फॉर्म में आ गए। ध्यान देना, अभी भी ये कैसे फॉर्म में है,
गैस फॉर्म में। प्लस बहुत दूर है, माइनस बहुत दूर है, प्लस बहुत दूर है, माइनस बहुत दूर। क्या अभी ये कंपाउंड बना? नहीं, अब इनको नजदीक लेके आना है। अब अगर प्लस और माइनस को आप नजदीक लेके आते हो, एक दूसरे के पास लेके आते हो, इसमें जाकर के जो क्लस्टर बनने वाला है प्लस माइनस, ये जो फॉर्म लाने के लिए हमें जो इनको नजदीक लेके आते हो, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि अट्रैक्शन होगा इनमें। इस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यू क्या बोलते हैं? लैटिस। डेल्टा एच क्या होगा इस प्रोसेस का? नेगेटिव। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटिस एनर्जी, है ना। अब कभी पूछे एग्जाम में कि लैटिस एनर्जी है क्या? सब्लिमेशन आप समझते ही हो, आयोनाइजेशन आप समझ रहे हो, बॉन्ड डिसोसिएशन भी समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समझते हो। ये नई टर्म है आपके लिए, लैटिस। लैटिस एनर्जी क्या होता है? एक मोल बिल्कुल गलत है, एकदम ही गलत है, कहीं पे भी क्लोज भी नहीं आंसर के। बताओ। देखिए इसको, देखो प्रोसेस को देख के बताओ क्या हो रहा है इसमें। The amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed from their constituent gaseous ions। कुछ लोग गलती क्या करते हैं? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम देयर एलिमेंट। ये तो गलत बात है भाई, एलिमेंटल फॉर्म से आएगा तो वो टोटल एनर्जी हुआ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लैटिस तो सिर्फ इस पूरे बड़े पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहां पे? जहां पे गैसियस आयंस आपस में कंबाइन करके सॉलिड बना रहे हैं। सिर्फ यहां से यहां चेंजेस वाली जो एनर्जी है उसी को लैटिस बोलते हैं। तो ये पूरा बढ़िया से दिखा लो, अच्छे से डायग्राम बना लो, जितना डिस्क्रिप्टिव बना सकते हो बनाओ, फिर मैं लिखवा देता हूं तुम लोग को। चलो जल्दी खत्म करो। बना लिया? नोटेड? लिखो, एक एक टर्म को लिखते हैं जो आप पहली बार सुन रहे हो। लिखो सब्लिमेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सब्लिमेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 mole of the given solid directly into gaseous form। 1 mole of the given solid directly into gaseous form। ये सुनो, अब बताओ मेरे को, अगर गैसियस फॉर्म में आप देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से समझना, गैसियस फॉर्म में अगर इसको देखने की कोशिश कर रहे हो आप, तो ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है मेटल्स के लिए किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? एक तो ये कि मेटलिक बॉन्डिंग कितना अच्छा है, बोलो। सब्लिमेशन एनर्जी फॉर मेटल्स, सब्लिमेशन एनर्जी फॉर मेटल्स किस पे डिपेंड करेगा?
प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। भाई जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इन मेटल मेटल के बीच में, है ना, और ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपसे पूछूं, और इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी। भाई स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो आपस में जो भी शेयरिंग कर रहे होंगे उसको टाइटली होल्ड कर रहे होंगे। तो बताओ सबसे वीक मेटालिक बॉन्ड कहां मिलेगा? सबसे खराब मेटालिक बॉन्डिंग, ऐसे मेटल जिनमें सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा कोई मेटल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो? बिल्कुल, एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सबसे कम इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये इतने ज्यादा वीक होते हैं कि इनको नाइफ से आप कट कर सकते हो, केक की तरह बिल्कुल होते हैं इनके सॉलिड। आप कभी एक्सपेरिमेंट में कुछ शेयर करूंगा आपको ग्रुप में, उसमें आप देखना, ऐसा पिंच उठा करके नाइफ से उसको कट कर देते हैं, चॉप कर देते हैं सोडियम को, 2 टुकड़ों में हो गया, उसके बाद उसको पानी के अंदर डाल देते हैं रिएक्शन कराते समय ना। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो जो जितना आसानी से आप मेटल, जिसको हम कह सकते हैं कि यार मेटल जैसा कुछ तो है ही नहीं, मेटल तो जनरली सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। मेटल हमारे दिमाग में आते ही क्या आता है? आयरन रॉड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब चीजें आती हैं जो इतने स्ट्रांग है। और इसको देखो तो ऐसा लग रहा है कि केक की तरह कट है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत खराब होती है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े तो बेटर होगा। यानी अगर आपसे कभी बोले कि सब्लिमेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है, सबसे खराब इनके हैं, लेकिन इनमें भी क्या ऑर्डर है? तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की ज्यादा होती है, तो ऐसे आएगा सब्लिमेशन एनर्जी। भाई अगर आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात करोगे तो ऐसे बढ़ के जाएगा सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, 2 था, 3 से बढ़ता जाएगा। आप बात करोगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये ऐसे बढ़ता है। लेकिन बेटा डी ब्लॉक के केस में एक और फैक्टर आ जाता है जब सब्लिमेशन एनर्जी की बात करते हैं, वो है डी बॉन्डिंग, जो कि और जगहों पे नहीं देखने को मिलता है। इसलिए डी के जो मेटल्स होते हैं, दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ द एस ब्लॉक मेंबर्स। बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ में ये बहुत बहुत डेंस होते हैं एज कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल्स, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। अब देखो मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में मिलने के बावजूद भी उसकी डेंसिटी वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा होती है। 13.6 होता है ना मर्क्यूरी का डेंसिटी ग्राम पर एमएल, जबकि वाटर का 1 ग्राम पर एमएल। 1 लीटर वाटर को जितना आराम से आप ऐसे उठा के इधर उधर रख देते हो, 1 लीटर मर्क्यूरी उठाने में हालत खराब हो जाएगा। 13-14 किलो के आसपास है वो, उठाओगे उठेगा ही नहीं ढंग से, जबकि वो लिक्विड है। तो ये फर्क पड़ता है इनकी चीजों। अंडरस्टूड? तो सब्लिमेशन एनर्जी आपको यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब और अगर आपको और प्रिसाइज लिखना है तो आप लिख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे भी, डी इलेक्ट्रॉन्स, ये ताकि ये डी ब्लॉक को भी कवर कर लेगा। ये बात जैसे ही मैं बोलूंगा ये डी ब्लॉक को भी कवर कर लेगा। डी बॉन्डिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, चल, तो सब्लिमेशन एनर्जी खत्म हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लैटिस एनर्जी। हाँ जी, लैटिस एनर्जी कैसे डिफाइन किया था अभी हम लोगों ने, कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कहां से कॉरस्पॉन्डिंग गैसियस आयोन्स, उनसे जितना एनर्जी रिलीज होगा वही लैटिस एनर्जी। लिखो लैटिस एनर्जी represented by the symbol U, capital U. देखो, it is the minimum amount, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when
1 mole of an ionic solid is formed when 1 mole of an ionic solid is formed from its constituent gaseous ions. From its constituent gaseous ions. From its constituent gaseous ions. लिख लिया सबने? तो अब प्रोसेस आपने दिखाई लिया है कि दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, या इसी को उल्टा कैसे बोलते हैं? उल्टा ऐसे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी हो, कहां से कहां ब्रेक करना है? आयन से गैसियस आयंस के फॉर्म में ब्रेक करने में जितनी एनर्जी आपको देनी पड़े वो लैटिस एनर्जी है। सो इट कुड बी डिफाइंड इन ईदर वे। अंडरस्टूड? अब बताओ, अगर मेरे को कंपेयर करना है भाई कि NaCl है, MgCl2 है, फिर Na2 है, MgO है, इनमें लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है, राइट? तो कैसे कंपेयर करें? क्या तरीका है हमारे पास? भाई पूछा जाए, बोलो अर्शिया। जा रही थी मतलब? हाँ, और क्या बोल रहा हूं मैं? कहाँ खो गई थी? हाँ? बोलो अभिषेक, बताओ। कैसे कंपेयर करोगे? हाँ जी, वही मैं पूछ रहा हूँ, कंपैरिजन अब करना चाह रहे हैं, कैसे करें? और खो जाओ तुम क्लास में। हाँ, अरे वो तो बात सही है, अरे वो तो हो गया, सीख लिया ना, जिन्हें तोड़ना मुश्किल है, कमजोर है, ये बात अब नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारे सामने मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, इनके बारे में डिस्कशन करो, कैसे कंपेयर करोगे? और प्रैक्टिकल करके तो जाओगे नहीं एग्जाम कि सर इसको एक काम करते हैं, रखते हैं, हीट देना शुरू करते हैं, देखते हैं किसमें ज्यादा हीट लग रहा है। ये तो करना नहीं है, इसको देख के बताना है, चेहरा देख के बताना है कि किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसको कम एनर्जी चाहिए आयंस में ब्रेक करने के लिए। तो देखो, बड़ा सिंपल सा रूल है, आप अगर ध्यान देते ना तो आंसर मिलता, पता नहीं क्यों ना आप लोग, आपकी कोरिलेटिंग एबिलिटी किसी भी 11th-12th स्टूडेंट से बेटर है, क्योंकि आपको फंडामेंटल नॉलेज लगभग लगभग सबकी है, ठीक है, एडवांस एप्लीकेशन नहीं किया है, बट फंडामेंटल्स तो ठीक है ना। आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये प्लस और माइनस नजदीक आकर के ये कंपाउंड बना है, और कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव अगर नजदीक आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज करता है, एंड यही पोटेंशियल एनर्जी ही तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है। और कौन सी एनर्जी है यहाँ पे? एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, उनकी एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी 0। और जब वो नजदीक आ रहे हो प्लस और माइनस, इनकी एनर्जी कितनी होगी? तो आप क्या लिखते हो? प्लस माइनस नजदीक आए तो एनर्जी कितनी होगी? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोल रहे हैं सब, शर्म नहीं आ रही है? आर होता है पोटेंशियल एनर्जी ना, आर। यहाँ पे आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन प्लस आर माइनस, ये यही है ना। तो लैटिस एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, दैट्स इट। यही देखना है आपको। अब क्या इन दोनों को देख करके नहीं बता सकते हो ये +1 है और इस पे -1 है, इस पे +2 है, इस पे -1? Q1 Q2 का वैल्यू देख लो बाबा, 1, इसका Q1 Q2 देख लो 2। किसकी ज्यादा हुई लैटिस एनर्जी? mg। इन दोनों में देखो, यहां +1 -2, यहां +2 -2, यहां कितना है? और यहां कितना है? 4। मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है फिलहाल, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई। क्लोराइड ऑक्साइड में ऑक्साइड की बेटर हुई क्लोराइड के कंपैरिजन में, समझ आया? तो लिख लो लैटिस एनर्जी, लिखो ये प्रोपोर्शनैलिटी लिखो। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको दिखाया। लैटिस में और भी पैरामीटर्स है, क्योंकि 2 ही आयन नहीं आ रहे, बहुत सारे आयन आ रहे,
तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है। तो ये नोट करके लास्ट में लिख सकते हो कि लैटिस एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बट फिलहाल आपके जो आंसर्स हैं ये इन्हीं दोनों पॉइंट से निकल जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। चलो करें अब क्वेश्चन, लिखो। अरेंज द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। Arrange the following ionic solid in increasing order of lattice energy. लिखो तो। हाँ जी, करो जल्दी करो बेटा। LIF, NAF, KF, RBF, CSF, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड दे रहा हूं, Na2O, MgO, Al2O3। NAF, NaCl, NaBr, NaI। Do it fast. Arrange in increasing order of lattice energy. एक्सप्रेशन क्या है? U proportional to product of charges cation and anion हो गया। चलो भाई देखते हैं, आ जाओ।
कर लिया सबने? क्या है आंसर इसमें? क्या आया इसमें आंसर? इनमें पहले क्या आया? तो ये बताओ LiF NaF क्या बदल रहे हैं आप? फ्लोरीन कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस +1 इंटू -1 सेम ही है सबका, 1 इंटू 1 1 इंटू 1। अब मेरे को रेडियस ऑफ कैटायन देखना था, क्योंकि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? साइज। तो यहाँ पे देखो साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो U कम होगा, तो इसलिए आंसर ऐसा हो जाएगा। सबसे छोटा साइज लिथियम का है तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी। लिथियम फ्लोराइड हैव वेरी हाई लैटिस एनर्जी, है ना? अच्छा, इनके बारे में बताओ। सीधा इंक्रीजिंग है। इसमें तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से भी आंसर कर सकते हो, वही पहला फैक्टर है। कैसे? यहाँ 1 है सोडियम पे और इस पे 2 है, इस पे 2 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है और इस पे 2 है। -2 मतलब समझ रहे हो ना? मेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ही ज्यादा हो गया। लैटिस एनर्जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि इसको यूज करते हैं हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड के रिडक्शन में। MO plus aluminum forms metal and it forms Al2O3 और it is highly exothermic, highly exothermic। इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, aluminothermite process। The lattice energy of aluminum oxide is so high that aluminum is used as a very good reducing agent for so many variety of metal oxide in aluminothermite। पूछता भी एग्जाम में ना कि एल्यूमिनियम कैसे काम करता है उसमें, तो एल्यूमिनियम का काम होता है रिड्यूसिंग एजेंट का। इसको रिड्यूस करा, देखो ऑक्साइड ऑक्सीजन गायब करके यहाँ मेटल आ रहा है। अंडरस्टूड ना? चलो बेटा ठीक है, तो इनमें कर लिया होगा आपने भाई। यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज बढ़ रहा है, बाकी सब चीजें सेम है, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, साइज की इनवर्सली। खत्म हो गया ये लैटिस एनर्जी। बोलो अगला हेडिंग डालो। नहीं, अभी तो आयनिक में चीजें पढ़नी है। अब देखो, अब एक और चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, वो है कि भाई इससे पहले वाले क्लास में जो हमने देखा था कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप है। तो कोवेलेंसी आयनिक कंपाउंड में आता क्यों है, इसके बारे में हमें समझना है। तो रिंग डालो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। देखो ध्यान से देखो, देखो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप किसी एटम को पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करते हो, उसका साइज बहुत रिड्यूस हो जाता है, और किसी भी एटम को अगर आप उसे नेगेटिव बनाते हो तो उसका साइज काफी बढ़ जाता है, क्योंकि प्लस डालते समय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम हो जाता है। नेगेटिव बनाने पे सिग्मा बढ़ जाता है, यानी जेड कम हो जाता है, इससे साइज। इसलिए आयनिक कंपाउंड में एनायंस आर यूजुअली लार्जर, कैटायंस आर मच स्मॉलर देन एनायंस। कुछ एक रेयर एग्जांपल्स को छोड़ दो, जैसे सीजियम फ्लोराइड ले लो, तो सीजियम काफी बड़ा है रिलेटिवली, फ्लोरीन रिलेटिवली छोटा है, लेकिन नेगेटिव बनने के बाद फिर भी साइजेस ठीक ठाक नजदीक आ जाते हैं। तो इन जनरल केसेस क्या है, कैटायंस छोटे हैं, एनायंस बड़े हैं। इससे होगा क्या कि जो कैटायन है इसका साइज छोटा होने की वजह से
और एनायन का साइज बड़ा होने के वजह से इसके न्यूक्लियस पे, एनायन का जो न्यूक्लियस है और उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का बॉन्ड बहुत कमजोर हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस है और इसके बिल्कुल पास है, और एक इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, बताओ किस पे इस न्यूक्लियस का फोर्स बेटर रहेगा? पास वाले पे। इस पे उतना अच्छा रहेगा नहीं। अच्छा, ये तो इसको खींच रहा ही था, लेकिन बगल में जो पॉजिटिव आयन है वो भी इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो बताओ, अपने न्यूक्लियस से ज्यादा इजीली अट्रैक्ट सामने वाले के न्यूक्लियस से हो जाएगा। तो ये जो हम जिसको 100% आयनिक समझते हैं कि परफेक्ट अरेंजमेंट होगा इनके ऑर्बिटल का, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। कौन पोलराइज हो जाता है? नेगेटिव आयन। करता कौन है पोलराइज? इस पोलराइजेशन फिनोमिना से ही कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है आयनिक कंपाउंड में। जब इसको ये खींचेगा तो इसका देखो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा कि भाई प्लस है और यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी। मतलब इसको आप ओवल शेप में दिखाओ, कैसे दिखाओगे भाई? ओवल शेप में दिखाओ। डिस्टॉर्शन हो गया, ये शेयरिंग हो गया, ये पोलराइजेशन हो गया, डिस्टॉर्शन ऑफ नेगेटिव आयन। आयन शेप जो भी है उसके नेगेटिव आयन के शेप का डिस्टॉर्शन हो गया। यही शेयरिंग है, यही शेयरिंग है, और यही कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज है। तो जब भी कैटायन बनता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर की वजह से वो एनायन को डिस्टॉर्ट कर देता है, एंड जिससे शेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा ढंग से डिस्क्राइब किसने किया था? फजांस ने। तो इसलिए फजांस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रूल हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। वरना आपको मैंने पिछले क्लास में हेनी स्मिथ इक्वेशन बताया था आयनिक कैरेक्टर के लिए, उसका उल्टा कर लो कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हो क्यों रहा है वो यहाँ पे रीजन, ठीक है, लिखो। The phenomena of polarization, the phenomena of polarization is the reason behind, the phenomena of polarization is the reason behind, phenomena of polarization is the reason behind किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, development of covalent character in ionic compound. Noted? Guys, noted? चलो, तो ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड के बारे में। अब इसमें फजांस रूल लिख लो, फजांस फर्स्ट रूल। फजांस फर्स्ट रूल, बेटा FAZANS, फजांस। फजांस रूल, सबसे पहला फजांस फर्स्ट रूल। देखो इसमें फजांस फर्स्ट रूल में कैटायन का डिस्क्रिप्शन है, सेकेंड रूल में एनायन का डिस्क्रिप्शन है, और थर्ड रूल में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का डिस्क्रिप्शन है। ये तीन रूल हैं फजांस के, जिससे हम कोवेलेंट कैरेक्टर को समझते हैं। तो पहला रूल क्या है कि भाई देखो ये कैटायन का कंट्रीब्यूशन क्या है इस पोलराइजेशन फिनोमेना में। तो कैटायन का काम क्या है? पोलराइज करने का, पोलराइज करने का। और पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगा? इसका पोलराइज करने की एबिलिटी, नेगेटिव आयन को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहला, इस पे कितना चार्ज, जितना प्लस उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, इसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगने वाला है। अरे वही फोर्स यार, वही फोर्स को देखो, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है ना। चार्ज के प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लिखो फजांस फर्स्ट रूल,
फॉर कैटायंस, ये कैटायंस के लिए। देखो, कैटायन हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर will cause more polarization in ionic compound. Cation having more polarizing power will cause more polarization in ionic compound. Okay, and hence more covalent character will develop. Hence more covalent character will. So भाई पोलराइजिंग पावर डिफाइन कैसे करते हैं? पीपी, जिसको पोलराइजिंग पावर बोल रहा हूं, कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज बाई, हाँ जी। अगर मैं इसके एग्जांपल लूं कि बताओ भाई, लिथियम मैंने लिया है आयन, पोटेशियम लिया है, सोडियम लिया है, इनमें आप बताओ मेरे को पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ। मैंने फिर Na+ लिया है, Mg2+ लिया है, Al3+ लिया है, बताइए इनमें पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्या होगा पोलराइजिंग पावर? तो देखना पहले वाले में क्या है, चार्ज सबका सेम है, साइज किसका बड़ा है? पोटेशियम का, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर। तो अगर पूछा जाए कि भाई एल्कली मेटल के सभी कैटायंस में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कौन डेवलप करता है? लिथियम। समझ गया ना? सो लिथियम आयोडाइड के पास बहुत अच्छा खासा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। और इनमें अगर पूछा जाए तो भाई पोलराइजिंग पावर क्या ऑर्डर का होगा बेटा? इनमें तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है, साइज भी घट रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, साइज घट रहा है पोलराइजिंग पावर, दोनों ही फैक्टर, इसको बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इनके पोलराइजिंग एबिलिटी में। इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि एल्यूमिनियम अच्छे खासे कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। AlCl3 इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, जबकि सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कोवलेंट कैरेक्टर, LiCl से ज्यादा, सॉरी, मोर कोवलेंट देन NaCl देन KCl। और यहां लिख सकते हो क्या, NaCl से ज्यादा कोवलेंट क्या होगा? MgCl2 और AlCl3। ये तो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है, दिस इज प्री, इतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर AlCl3। अंडरस्टूड ना? सेकेंड रूल लिखो, फजान्स सेकेंड रूल। सो फजान सेकेंड रूल किसके लिए है? एनायंस के लिए है, नेगेटिव आयंस के लिए, फॉर एनायंस लिख लो। फजान सेकेंड रूल इज फॉर एनायंस। अब बताओ मुझे एनायंस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है अगर पोलराइजेशन ज्यादा होना है? तो एक तो उसका साइज जितना बड़ा होगा उतना आसानी से सामने वाला उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, क्योंकि अगर ये साइज बड़ा हुआ तो इसके न्यूक्लियस का खुद के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव सब, यानी यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी डिफाइन होगा। पोलराइज कौन हो रहा है ना? तो पोलराइज होने की एबिलिटी को हम देखेंगे पोलराइजेबिलिटी से। लिखो, फॉर anions, if they have more polarizability, if they have more polarizability, underline कर लेना, if they have more polarizability, then they will develop more covalent character in ionic compound. More
then they will develop more covalent character in ionic compound. अब देखो पोलराइजेबिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, जब मैं पोलराइजेबिलिटी का डिस्कशन कर रहा हूं तो उसमें एनायंस के लिए कौन से फैक्टर है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो गया। अच्छा ये बताओ चार्ज के बारे में, अगर चार्ज नेगेटिव पे ज्यादा हो तो क्या होगा? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका सिग्मा वैल्यू उतना ही ज्यादा, जेड स्टार उतना ही खराब, तो और आसानी से प्लस पोलराइज कर लेगा। नेगेटिव डालने से साइज भी तो बढ़ता है, तो आप लिख सकते हो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी। जबकि पोलराइजिंग पावर क्या था? चार्ज डिवाइडेड बाई साइज, वहां फोर्स था और यहां दोनों ही प्रोपोर्शनल हो जाते हैं पोलराइजेबिलिटी। अगर मैं आपके सामने आयंस दूं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, पूछूं किसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है? इसलिए आयोडाइड्स आर मोस्ट कोवलेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लिथियम फ्लोराइड ले लो, लिथियम क्लोराइड ले लो, लिथियम ब्रोमाइड ले लो, लिथियम आयोडाइड ले लो, विच इज मोस्ट कोवलेंट? कोवलेंट कैरेक्टर, मोस्ट कोवलेंट। सिमिलरली आपसे मैं पूछूं कि भाई Li2O, रुक जाओ, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स में, इनमें ज्यादा कोवलेंट कौन होगा? ना Na2O एंड Na2S, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम सल्फाइड में ज्यादा कोवलेंट कौन है? तो क्या बोलोगे? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ जाए तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसलिए आंसर ये आ जाए। आगे समझ में? चलो नोट करो इसको, जल्दी लिखते हैं फजांस थर्ड रूल। अब ये थर्ड रूल थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये आपको ना डी ब्लॉक के कैटायंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करता है। क्या है थर्ड रूल, समझाओगे थोड़ा? नोट कर लिया ना यहां तक? कर लिया? अब थर्ड रूल है क्या वो देखते हैं। फजांस थर्ड रूल देखो, देखो यहां पे अगर पीरियोडिक टेबल देखो तो आपके पास लिथियम है बेटा, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, यहाँ कैल्शियम है, एंड करते 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 लास्ट में आपको पता है सोडियम एंड कॉपर का साइज नियरली सिमिलर होता है। इन दोनों का नियरली सिमिलर होता है, चार्ज भी दोनों का सेम है, तो ऐसा नहीं पोलराइजिंग पावर दोनों का सेम होना चाहिए। बोलो भाई, पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए क्या होता है? चार्ज बाई साइज। तो अगर आप इनके टेबल देख करके आप देखोगे तो इनके आयनिक साइजेस यानी Na+ और इसका दोनों का लगभग बराबर होता है, और चार्ज तो इक्वल है ही, तो इनका पोलराइजिंग पावर सेम होना चाहिए। उस हिसाब से जितना सोडियम क्लोराइड आयनिक होना चाहिए या जितना कोवलेंट होना चाहिए उतना ही कोवलेंट ये होना चाहिए, बट रिपोर्टेड ये है कि ये बहुत ज्यादा कोवलेंट होता है एज कंपेयर टू NaCl। इसका मतलब कुछ एक ऐसा फैक्टर है जो हम मिस कर रहे हैं इसके केस में। उस समय लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लिया।
तो इसका देखा तो ये ऐसे देखा कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p 6 and 3s2 3p 6 and 3d 10 and 4s0, यही है ना। अब देखो थर्ड शेल पूरा भरा है, बोलो मुस्कान, नींद आ रहा है अच्छे से बेटा? आओ चलो 1s2 2s2 2p 6, यहां देखो 2s 2p पूरा भरा हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? नियॉन का, जिसको इसीलिए बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस। और इसमें देखो नोबल गैस ऐसा नहीं है, नोबल गैस यहां तक है और इसके बाहर डी भी भरा हुआ है, क्योंकि इसमें शेल भरे हुए हैं, कंप्लीट फिल्ड है, इसलिए हम बोलते हैं कि यार नोबल गैस के जैसा है बट रियलिटी में नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल। तो अब देखो उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्हें ये लगा कि भाई इसका स्यूडो नोबल गैस है, इसका नोबल गैस है, तो स्यूडो नोबल वैल्यू का ज्यादा होगा, बट आप समझो रियलिटी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डी के इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी शील्डिंग खराब होती है, शील्डिंग खराब होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर जेड स्टार बढ़ जाएगा तो जेड स्टार भी तो पोलराइज करने का काम करेगा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है कॉपर प्लस की। जो उस समय लोगों को नहीं समझ में आया तो उन्होंने उसी हिसाब से बता दिया, बट आज के टाइम पे आप समझ सकते हो, इसलिए रिलेट करने के लिए लॉजिक दिमाग में ये रखो, कहानी में फजांस रूल में स्यूडो नोबल गैस वाली बात लिखना, लिखो cations having pseudo noble gas configuration will have more covalent character, cations having pseudo noble gas configuration, pseudo 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 noble gas configuration, cations having pseudo noble gas configuration, फजान थर्ड रूल में लिखवा रहा हूं, cations having pseudo noble gas configuration will have more covalent character in their compound. Cations having pseudo noble gas configuration will have more covalent character in their compound as compared to the cation having noble gas configuration. Example में लिख लेना ये बात, NaCl and CuCl, और दोनों का cations having noble gas configuration, having similar ionic sizes and charge, ना ये भी तो जरूरी है। अब आप कंपैरिजन इसका तो नहीं करने लग जाओगे रुबिडियम का और कॉपर का, तो जिनमें साइजेस सेम है, पोलराइजिंग पावर सेम है, वहां की बात। अंडरस्टूड? हाँ, तो बेटा यहां तक था किसके बारे में? कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा एक और इक्वेशन है कोवेलेंट कैरेक्टर के केस में, वो आप सबको मालूम है, कौन सा? अगर आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर देखना हो तो आपको क्या देखना है? डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई ए एंड बी के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। बोलो भाई, यही तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था। तो अगर कभी आपको ना इनसे आंसर ना मिले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टेबल से लेकर के आंसर निकाल लेना, वो डायरेक्ट होगा। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कम हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो फजांस रूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्वेश्चन सिर्फ इसी से निकल जाते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी था कि कैसे ये कोवेलेंट कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। सो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। हेडिंग डालो, और आज आयनिक खत्म, और अगले यानी मंडे को हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट। अगले वीक टारगेट करूंगा कि बॉन्डिंग खत्म हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग। प्रैक्टिस थोड़ा बहुत स्पीड में करना पड़ेगा तुम लोगों को। आयनिक वाला यहां तक तो तुम लोगों ने उसमें किया होगा, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में तो इसमें बहुत सारी चीजें करी होंगी तुम लोगों ने। ये वाले संडे को और अगले वाले संडे को? हाँ बिल्कुल आएगा, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल आएगा।
कैसे कैसे लिखो, हेडिंग डालो। सॉलिबिलिटी रुक जाओ, क्लास खत्म कर लें तो पकड़ता हूँ इसके। अच्छा, हाँ जी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में देखो, अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप डिसॉल्व कर रहे हो ना, जैसे NaCl सॉलिड है, तो आपको मालूम है कि ये क्लस्टर प्लस माइनस का क्लस्टर है बेटा। अब इसको डिसॉल्व करने का मतलब है क्या चीज ना, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई सॉल्वेंट ले रहे हो तो इन आयंस को वो सेपरेट कर दे रहा है। जैसे आप NaCl ले लो, अभी तो पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है हमें, पहले क्रिस्टल्स आते थे बड़े बड़े, 8-10 साल पहले मोस्टली, तभी ये टाटा नमक और ये सब उतने पॉपुलर नहीं थे। क्रिस्टल सभी मिलते हैं, तो हाँ जा करके ले करके उसको ना, अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो थोड़े देर तक क्रिस्टल दिखेगा, बट कुछ टाइम के बाद वो दिखना ही बंद हो जाएगा। तो हुआ क्या, उनके जो आयंस थे ना, जो मिल करके सॉलिड बनाए हुए थे, वो दूर दूर हो गए। कैसे दूर हो गए, क्योंकि ये जो हमने सॉल्वेंट लिया है ये पोलर होता है। पोलर का मतलब इस पे दो पोल होते हैं, प्लस एंड माइनस। अब ये पोलैरिटी आती कैसी है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी अगले वीक में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान लो कि पोलर में ऐसा प्लस माइनस होता है। और देखो नेगेटिव आयंस के चारों तरफ यही पोलर, ये जो पोलर सब्सटेंस है उसका पॉजिटिव एंड जाके चिपकता है। और जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, उनके चारों तरफ कौन चिपकता है जाकर के, नेगेटिव है। तो बड़ा डिप्लोमेटिक स्पीसीज होता है पोलर मॉलिक्यूल, जिसको जो जरूरत है उसको वो वाले एंड से जाके अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होने वाला है, थोड़े टाइम के बाद ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है इसके चारों तरफ खूब सारे डाइपोल बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तुम लोग ढंग से बनाना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन तुम लोग को देख के मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। जिस हिसाब से तुम लोग लिखते हो ना, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया राइटिंग को लेके। चलो हाँ चलो, यहां प्लस है, इसके चारों तरफ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, ये जो कैटायन एंड एनायन है इनके चारों तरफ पोलर सॉल्वेंट का लेयर डेवलप हो गया। सुनो ध्यान से, ये कैटायन एंड एनायन है, इसके चारों तरफ पोलर सॉल्वेंट का लेयर डेवलप हो गया। ये जो अट्रैक्शन है इसी को बोलते हैं, ये डाइपोल है, ये आयन है, इसको क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल, हाँ जी, इंटरैक्शन। क्लियर ना, जो सेकेंडरी फोर्सेस में बता रहा था आपको, तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन यही है जो सामने आपके दिख रहा है। इससे होगा क्या कि बहुत सारे छोटे 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 बॉन्ड बन गए, जो कि इस बड़े बॉन्ड को तोड़ने में कामयाब हो गए। भाई प्लस एंड माइनस के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है ना, लेकिन कई सारे छोटे छोटे बॉन्ड्स मिलकर के इसको सेपरेट कर। और एक फैक्टर होता है एंट्रोपी का, बट अभी तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा इसलिए अब इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसमें दो टर्मिनोलॉजी लेके चलते हैं कि भाई किसी चीज को घुलना है तो उसमें जम के हाइड्रेशन होना चाहिए, चारों तरफ खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करने चाहिए। दूसरा, उसका लैटिस एनर्जी, यानी उनको दूर करने में लगने वाली एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर सॉलिबिलिटी अच्छी होनी है, सॉलिबिलिटी अच्छी होनी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वो हाइड्रेशन के, हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लैटिस एनर्जी। सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, अब ये हाइड्रेशन एनर्जी है क्या, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी,
हाँ, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ छोटे छोटे जो बॉन्ड्स बन गए हैं, इनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को ही हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। लिखो पहले हाइड्रेशन एनर्जी लिखो। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of ions are completely solvated by water molecule और कैसे सॉल्वेट हो रहे हैं? थ्रू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। When 1 mole of ion completely solvated through 1 mole of by water molecule through ion dipole interaction। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हाइड्रेशन एनर्जी आपने लैटिस तो बताया है Q1 Q2 by R, तो हाइड्रेशन एनर्जी आयोन्स के लिए फॉर आयोन्स किस पे डिपेंड करेगा? तो बताओ भाई, ये जितने ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, ये इस पे जो लगने वाला एनर्जी है या फोर्स है वो किस पे डिपेंडेंट होगा? तो बिल्कुल चार्ज पे होगा, चार्ज ऑन दी आयोन्स, इजंट इट? और डिवाइडेड बाई क्या? साइज। हाइड्रेशन एनर्जी, क्या आपको लग रहा है ये हाइड्रेशन एनर्जी कुछ और नहीं, पोलराइजिंग पावर के प्रोपोर्शनल हो गया? हाइड्रेशन एनर्जी पोलराइजिंग पावर के प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है कि लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अगर ये तीनों सामने दिए हो तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर आपको मालूम है कि लिथियम का ज्यादा होता है सोडियम से, एंड सोडियम का ज्यादा होता है पोटेशियम से। कैसे? साइज ज्यादा बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसी ऑर्डर का हो जाता है। Li प्लस हैव मच मोर वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एज कंपेयर टू दिस। और पता है जितना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा ना, एक लेयर नहीं मल्टीपल लेयर्स डेवलप होते हैं, सेकेंड लेयर भी बनेगा, थर्ड लेयर, और जितने ज्यादा लेयर्स बन जाएंगे वो उतना बल्की हो जाएगा, उसका मूवमेंट उतना ही स्लो हो जाएगा। इसलिए आयनिक मोबिलिटी इन आयंस की स्लो हो जाती है। जिनका पोलराइजिंग पावर हाई होता है वाटर में, उनकी कंडक्टिविटी खराब हो जाती है। पढ़ा है आप लोगों ने आयनिक कंडक्टेंस इस ब्लॉक में कि भाई नीचे जाने पे आयनिक कंडक्टेंस बढ़ता है, किसमें? वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे साइजेस छोटे हो जाते हैं, पोलराइजिंग पावर कम हो जाता है, कम लेयर डेवलप होते हैं, तो उतना बल्कि नहीं होता है। आ गया बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? तो चलो भाई आज यहीं पे मैं खत्म करता हूं। अगली क्लास में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद कोवेलेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर